आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो बताती है कि कैसे दुनिया की सबसे ताकतवर कंट्रीज में से एक ने खुद को एक ऐसे कोने में फंसा लिया जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। ये स्टोरी शुरू होती है एक छोटे से आइलैंड से जिसके बारे में शायद ही किसी ने सुना हो, लेकिन खत्म होती है लंदन के बिलियनियर्स के बैग्स पैक करके भागने से। और इन दोनों के बीच का कनेक्शन बताता है कि मॉडर्न ब्रिटेन एक्चुअली कैसे काम करता है। 2 महीने पहले यूके के प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर ने एक अग्रीमेंट साइन किया जो इंडियन ओशन में कुछ छोटे आइलैंड्स मॉरिशस को सौंप देगा। अब आपने शायद कभी ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी का नाम भी नहीं सुना होगा और ऑनेस्टली कुछ खास जानने वाली बात भी नहीं है। ये बेसिकली 21 स्क्वायर माइल्स के रॉक और सैंड हैं जहां कोई परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं रहते, बस कुछ मिलिट्री पर्सनल आते जाते रहते हैं। लेकिन यहाँ वियर्ड बात यह है कि इस टाइनी डॉट को खोने का मतलब है कि अगले साल लगभग 120 दिनों के लिए ब्रिटिश एम्पायर पर सच में सूरज डूब जाएगा, सेंचुरीज में पहली बार। द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर मेटाफर का फाइनली द एंड होने वाला है। ये सिंबॉलिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पता चला है कि ब्रिटेन की इकोनॉमी पर सूरज काफी समय से डूब रहा है। 20 साल पहले यूके दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक था। आज ये कंप्लीटली स्टक है, ऐसी प्रॉब्लम से पैरालाइज्ड है जो बहुत फेमिलियर लगती हैं अगर आप दूसरे वेल्दी कंट्रीज में हो रहे इवेंट्स पर ध्यान दें। हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के कोलैप्स की, ऐसी हाउसिंग की जो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, वेल्थ का कम और कम हाथों में कॉन्सेंट्रेट होने की, पूरी इंडस्ट्रीज का मैसिव कॉरपोरेशंस द्वारा बाय अप होने की और यंग पीपल का उम्मीद छोड़कर मूव करने की क्योंकि उनके लिए कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन यहां ब्रिटेन की स्टोरी दूसरे कंट्री से अलग हो जाती है जो इन्हीं प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। ज्यादातर नेशंस कम से कम फाइट बैक करने या नए सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश तो करते हैं। ब्रिटेन ने इस क्राइसिस को देखा और कहा, देखते जाइए, हम यह सबसे बेहतर तरीके से करके दिखाएंगे। अपनी इकोनॉमी को फिक्स करने की कोशिश करने के बजाय उन्होंने एक बहुत स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी पर डबल डाउन करने का डिसाइड किया। कंट्री को दुनिया के रिचेस्ट पीपल के लिए इररेजिस्टिबल बना देना, चाहे बाकी सबको जो भी कॉस्ट चुकानी पड़े। और कुछ समय के लिए ये एक्चुअली काम करता हुआ लगा। लंदन ये ग्लिटरिंग ग्लोबल प्लेग्राउंड बन गया जहां बिलियनियर्स अपना पैसा रख सकते थे, टैक्सेस से बच सकते थे और राजाओं की तरह रह सकते थे। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट प्रॉफिट्स पंप कर रहा था, लग्जरी रियल एस्टेट प्राइसेस रूफ के थ्रू जा रही थी और पॉलिटिशियंस उन इंप्रेसिव नंबर्स को पॉइंट कर सकते थे कि सिटी के थ्रू कितना मनी फ्लो हो रहा है। ब्रिटेन ने अपना नीश फाइंड कर लिया था। अगर आप ऑलरेडी रिच थे तो अर्थ पर रिचर होने के लिए कोई बेटर प्लेस नहीं था। लेकिन अब वही बिलियनियर्स रिकॉर्ड नंबर्स में लीव कर रहे हैं और वो इसके बारे में क्वाइट नहीं हैं। बस पिछले हफ्ते ब्रिटेन के वेल्दीएस्ट रेजिडेंट्स में से एक जॉन फ्रेडरिक्सन नाम का एक नॉर्वेजियन शिपिंग टाइकून ने अनाउंस किया कि वो अपना बिजनेस दुबई मूव कर रहे हैं और उन्होंने कहा, ब्रिटेन हैज़ गॉन टू हेल लाइक नॉर्वे। और जब बिलियनियर्स आपके कंट्री को हेल से कंपेयर करना शुरू करते हैं और अपने प्राइवेट जेट्स पैक कर रहे हैं, शायद ये इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी नहीं है जिसके लिए आप फेमस होना चाहते हैं। तो ब्रिटेन इस सिचुएशन में एंड अप कैसे हुआ? इसे समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि लंदन का फाइनेंशियल सिस्टम असल में क्या करता है, क्योंकि ये नहीं है जो मोस्ट लोग सोचते हैं। जब आप फाइनेंशियल सेंटर की पिक्चर करते हैं तो आप शायद वॉल स्ट्रीट जैसा कुछ इमेजिन करते हैं, राइट? सूट्स में बहुत सारे लोग स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, कंपनीज न्यू फैक्ट्रीज बिल्ड करने के लिए मनी रेज कर रही हैं, बैंक स्मॉल बिजनेसेस को लेंड कर रहे हैं। ये बेसिकली न्यूयॉर्क कैसे काम करता है? ये वो प्लेस है जहां कंपनीज मनी रेज करने के लिए शेयर सेल करने या एक्सपैंड करने के लिए फंड्स रेज करने जाती हैं। लंदन अलग है। न्यूयॉर्क को एक फैक्ट्री की तरह आप देखिए जहां कंपनीज मनी रेस और कमाने जाती हैं। वहीं उसके उलट लंदन फैक्ट्री कम ज्यादा एक लग्जरी कॉन्सियज सर्विस जैसा है। ये वो जगह है जहां लोग जिनके पास पहले से ही पैसे के पहाड़ हैं वो उसे छुपाने, इधर उधर करने और ये पक्का करने जाते हैं कि उन्हें फिर कभी उस पर टैक्सेस नहीं देने पड़े। लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट। सबसे पहले आप लो रोमन एब्रामोविच जैसे किसी को, जो कि है एक रशियन ओलिगार्क यानी रशियन रईसजादे जो चेल्सी फुटबॉल क्लब का मालिक था। वो लंदन में सालों तक रहा, कई ब्रिटिश प्रॉपर्टीज रखी, अपने बच्चों को ब्रिटिश स्कूल्स भेजा, लेकिन चालाक लीगल स्ट्रक्चर्स की वजह से अपने अरबों पर लगभग कोई यूके टैक्स नहीं दिया। शेल कंपनीज, ऑफशोर ट्रस्ट्स और कॉम्प्लेक्स लीगल अरेंजमेंट्स के थ्रू वो ब्रिटिश ट्रेजरी में ऑलमोस्ट कुछ भी कंट्रीब्यूट किए बिना ब्रिटिश सोसाइटी के सभी बेनिफिट्स एंजॉय करता रहा।
जब इंटरनेशनल सैंक्शंस फाइनली हिट हुए तो उसने चेल्सी को सेल कर दिया और वहां से भाग खड़ा हुआ। लेकिन वो ऑलरेडी ब्रिटिश एसेट से मैसिव वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर चुका था, वाइल ब्रिटिश ट्रेजरी में ऑलमोस्ट नथिंग कंट्रीब्यूट किया। या कैंडी ब्रदर्स को देखिए, ब्रिटिश प्रॉपर्टी डेवलपर्स जो फॉरेन बायर्स के लिए स्पेसिफिकली लग्जरी अपार्टमेंट्स बिल्ड करके बिलियनियर्स बने, जो उनमें बैरली लिव करते हैं। लंदन में पूरे नेबरहुड्स अब गोस्ट टाउन्स हैं, मैंशंस से भरी स्ट्रीट्स जो साल के ज्यादातर टाइम एम्प्टी रहती हैं क्योंकि वे सिर्फ इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं उन लोगों के लिए जो एक्चुअली मॉस्को या हांगकांग में लिव करते हैं। लंदन के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स केमन आइलैंड्स में शेल कंपनी सेटअप करने में वर्ल्ड क्लास बन गए हैं, उन कंपनीज का यूज करके प्रॉपर्टी बाय करने में, फिर पूरी चीज को स्ट्रक्चर करने में ताकि वे ऑलमोस्ट कहीं भी कोई टैक्सेस पे ना करें, लिटरली जीरो टैक्सेस। वो आपको ब्रिटिश पासपोर्ट दिलाने में भी हेल्प करेंगे, आपकी यॉट को टैक्स फ्री पोर्ट में स्टोर करने में, और मे भी कुछ ऐसी स्टफ इंश्योर करने में जिसके बारे में दूसरे लोग अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये ऐसे हैं जैसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की टीम हो जिनका केवल काम पैसे को गायब कर देना है। और लंदन इसमें रियली कमाल है। कितना कमाल? वे वर्ल्ड की लगभग 40% करेंसी ट्रेडिंग हैंडल करते हैं। इसका मतलब है जब टोक्यो में कोई येन को यूरोस के लिए एक्सचेंज करना चाहता है या जब ब्राजील की कोई कंपनी जर्मनी में सप्लायर को पे करना चाहती है तो डिसेंट चांस है कि वो ट्रेड लंदन के थ्रू जाएगा। इवन दो ब्रिटेन एक्चुअल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं है, लंदन ने बेसिकली खुद को मनी इटसेल्फ का बिचौलिया बना लिया है। इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए लंदन रोजाना $3 ट्रिलियन से ज्यादा सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग में मूव करता है। $3 ट्रिलियन जो बेसिकली इंडिया की टोटल जीडीपी को रोजाना इधर से उधर करता है। रोज 140 करोड़ जनता जो पूरा व्यापार करती है पूरे साल भर में, वो ये देश का रोज का फॉरेक्स ट्रेडिंग वॉल्यूम है। और ये पैसा कार्स या फूड या हाउसेस जैसी एक्चुअल चीजें बाय करने के लिए यूज नहीं हो रहा, ये सिर्फ मनी शफल हो रहा है। कसिनो में चिप्स की तरह हर बार हैंड चेंज करने पर लंदन के फाइनेंशियल फर्म्स के लिए फीस जनरेट कर रहा है। लंदन के डोमिनेंस के बारे में सोचने का दूसरा तरीका यह है, इसकी पॉपुलेशन स्विट्जरलैंड के रफली सेम है, लगभग 90 लाख लोग, लेकिन लंदन का इकोनॉमिक आउटपुट एक्चुअली पूरे स्विट्जरलैंड के कंपैरेबल है। एनुअली लगभग 68 लाख करोड़ रुपए जनरेट करता है। यह सऊदी अरेबिया या टर्की जैसे पूरे कंट्री से ज्यादा है, लेकिन सिर्फ 600 स्क्वायर माइल्स में पैक्ड है। लंदन के हर स्क्वायर माइल में ज्यादातर स्मॉल कंट्रीज से ज्यादा वेल्थ जनरेट होती है। ऐसा क्योंकि लंदन ये इनक्रेडिबल मनी जनरेटिंग मशीन बन गया है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि दुनिया के वेल्दी लोग इसमें मनी फीड करते रहें। अब आप वंडर कर रहे होंगे कि एग्जैक्टली क्या है ये फाइनेंशियल सर्विसेज जिसके लिए सब एक्साइटेड हैं। ऑफिशियल आंसर है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, टैक्स स्ट्रक्चरिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट जैसी चीजें। अनऑफिशियल आंसर कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लंदन के बिजनेस का ह्यूज चंक वो है जो बहुत वेल्दी लोगों को ऐसी चीजें करने में हेल्प करना जो दूसरे कंट्रीज में इलीगल या इम्पॉसिबल होंगी। ऑयल टैंकर इंश्योर करना चाहते हैं जो मे और मे नॉट इंटरनेशनल सैंक्शंस वायलेट कर रहा हो, लंदन ने आपको कवर किया है। कुछ $100 मिलियन मूव करना चाहते हैं बिना किसी के पूछे कि ये कहां से आया, लंदन एग्जैक्टली जानता है कि कौन से लीगल लूप होल्स यूज करने हैं। ब्रिटिश सिटीजनशिप बाय करना चाहते हैं या अपनी गवर्नमेंट से एसेट्स हाइड करना चाहते हैं, लंदन इन सर्विसेज को डेकेड से परफेक्ट कर रहा है। नाउ क्लियर करने के लिए, लंदन में होने वाला ज्यादातर बिजनेस टेक्निकली लीगल है, लेकिन लेजिटिमेट ऑपरेशंस भी उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं जिसे आप चैरिटेबली क्वेश्चनेबल मनी कह सकते हैं। पूरा सिस्टम इसलिए काम करता है क्योंकि लंदन अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस नहीं पूछने में माहिर बन गया है। लॉयड्स ऑफ लंदन नाम की एक प्लेस है जो बेसिकली वियर्ड स्टफ इंश्योर करने का मार्केट प्लेस है। आप जानते हैं जैसे कार इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, लॉयड्स वो प्लेस है जहां आप सैटेलाइट इंश्योर करने जाते हैं या सेलिब्रिटी का लेग्स इंश्योर करने या ऑयल टैंकर इंश्योर करने जो ऐसा कार्गो कैरी कर रहा हो जो इंटरनेशनल लॉ ब्रेक कर रहा हो। इन्होंने ऐसी चीजों के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की पूरी इंडस्ट्री बिल्ड कर दी है जो नॉर्मल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए टू रिस्की, टू वियर्ड या टू लीगली क्वेश्चनेबल हैं। अब अगर आपको प्रूफ चाहिए कि ये रैबिट होल कितना डीप है तो यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम के रिसर्चर्स ने मनी ट्रेल को फॉलो करने का डिसाइड किया। उन्होंने दुनिया भर में क्वेश्चनेबल कैश फ्लोज को ट्रैक किया और उन्हें एक पैटर्न मिला जो आपको लंदन के बिजनेस मॉडल के बारे में सब कुछ बताता है। गेस करना चाहते हैं कि इस देश का बहुत सारा पैसा कहां एंड अप हुआ?
ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, बर्म्यूडा, केमन आइलैंड्स एंड मार्शल आइलैंड्स जैसी प्लेसेस में। इन नाम्स में कुछ नोटिस करते हैं? ये सभी ब्रिटिश टेरिटरीज या फॉर्मर ब्रिटिश टेरिटरीज हैं। ये ऐसे है जैसे ब्रिटेन ने दुनिया भर में फाइनेंशियल हाइडआउट्स का पूरा नेटवर्क क्रिएट किया, लंदन को हेडक्वार्टर्स के रूप में कोऑर्डिनेटिंग इट ऑल। और इस सब ने लंदन को इनक्रेडिबली रिच बना दिया है। फाइनेंशियल सर्विसेज अब ब्रिटेन का नंबर 1 एक्सपोर्ट है। 2023 में अकेले 1,36,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू लेकर आया। इसे पर्सपेक्टिव में पुट करने के लिए ये मनी से ज्यादा है जो ब्रिटेन कार्स, मशीनरी, ऑयल और प्रेशियस मेटल्स को कंबाइंड सेल करने से बनाता है। ब्रिटेन लिटरली दूसरे लोगों के मनी को मूव अराउंड करने से, एक्चुअल चीजें मेक करने से ज्यादा मनी बनाता है। लेकिन यहाँ चीजें रियली वियर्ड हो जाती हैं। आप जानते हैं कि मैंने मेंशन किया था कि लंदन ग्लोबल करेंसी ट्रेडिंग का 40% हैंडल करता है। इसमें से बहुत सारा ब्रिटिश पाउंड खुद को ट्रेड करना इन्वॉल्व करता है और पाउंड बेसिकली कसिनो चिप बन गया है। लोग ब्रिटिश पाउंड्स बाय और सेल करते हैं इसलिए नहीं कि वे ब्रिटिश गुड्स बाय करना चाहते हैं या ब्रिटिश कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वे एसेंशियली गैम्बल कर रहे हैं कि पाउंड की वैल्यू ऊपर जाएगी या डाउन। ये रियल बिजनेसेस के लिए कुछ प्रिटी सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। यहाँ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है, जब रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन किया, करेंसी ट्रेडर्स एनर्जी प्राइसेस के बारे में जो सोचते थे उसके बेसिस पर पाउंड्स बाय और सेल करने में क्रेजी हो गए। ब्रिटिश कंपनीज जो गुड्स एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रही थी, सडनली प्रेडिक्ट नहीं कर सकती थी कि उन्हें पे क्या मिलेगा, इवन उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जो वीक्स अर्लियर साइन हुए थे। इमेजिन करिए अगर आपने 42 लाख रुपीस सालाना के लिए वर्क करने को अग्री किया हो, लेकिन हर दिन आपका बॉस डिसाइड कर सकता हो कि एक्चुअली इसका मतलब 34 लाख रुपीस या 51 लाख रुपीस है, डिपेंडिंग ऑन कि लास वेगस में कुछ गैम्बलर्स आपकी इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं। ये बेसिकली वही है जिससे रोल्स रॉयस जैसी कंपनीज को निपटना पड़ता है जब वे इंटरनेशनली जेट इंजन्स बेचने की कोशिश करती हैं। तो ब्रिटेन ने ये पूरा एलाबरेट सिस्टम बिल्ड किया दुनिया के रिचेस्ट पीपल और उनके मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन इसके साथ कुछ प्रिटी सीरियस साइड इफेक्ट्स आए। इन सभी बिलियनर्स का लंदन मूव करना हाउसिंग प्राइसेस को एब्सोल्युटली इनसेन लेवल्स तक ड्राइव कर गया। 2000 में लंदन में एक टीचर स्मॉल फ्लैट बाय करना अफोर्ड कर सकता था। आज वही टीचर को सिर्फ डिपॉजिट के लिए 47 इयर्स सेव करना पड़ेगा। ये नॉर्मल इन्फ्लेशन नहीं है, ये तब होता है जब आप फॉरेन बिलियनर्स को अपने हाउसिंग मार्केट को पर्सनल बैंक अकाउंट की तरह यूज करने देते हैं। रेगुलर ब्रिटिश पीपल पूरे नेबरहुड से प्राइस आउट हो गए। गवर्नमेंट दूसरी इंडस्ट्रीज को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दी क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट ला रही थी और पूरी इकॉनमी वेरी वेल्दी पीपल को हैप्पी रखने पर डेंजरसली डिपेंडेंट हो गई। ये ऐसे है जैसे ब्रिटेन लग्जरी होटल बन गया जिसने बिलियनियर गेस्ट्स के लिए जगह बनाने के लिए सभी रेगुलर स्टाफ को फायर कर दिया। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए बढ़िया, लेकिन क्या होता है जब बिलियनियर्स वहां से चले जाते हैं? यही हमें करंट सिचुएशन की आयरनी पर लाता है। ब्रिटेन ने बिलियनियर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो सभी सैक्रिफाइसेस किए, बिलियनियर्स अब कह रहे हैं थैंक्स, लेकिन हम दुबई मूव कर रहे हैं। जॉन फ्रेडरिक्सन अकेला नहीं है। हेनली एंड पार्टनर्स, एक फर्म जो रिच पीपल को कंट्रीज के बीच मूव करने में हेल्प करती है, उसके रिसर्च के अकॉर्डिंग ब्रिटेन इस साल दुनिया के किसी भी दूसरे कंट्री से ज्यादा मिलियनियर्स लूज करने के ट्रैक पर है। हम बात कर रहे हैं 2025 में 16,500 मिलियनियर्स के लीव करने की, जो पिछले साल लीव होने वाले नंबर से डबल से ज्यादा है। इसे पर्सपेक्टिव में पुट करने के लिए ये ऐसे है जैसे कैम्ब्रिज के साइज के सिटी के हर वेल्दी पर्सन ओवरनाइट वैनिश हो जाएं। ये लोग कलेक्टिवली अराउंड 56 लाख करोड़ रुपीस लिक्विड एसेट्स होल्ड करते हैं। ये रफली बांग्लादेश के पूरे जीडीपी के इक्विवेलेंट है जो बस डोर से वॉकआउट कर रहा है। और ये सिर्फ छोटे नाम नहीं हैं। ब्रिटेन के बिजनेस के कुछ बड़े नामों ने भी निकलने का फैसला किया है। स्टील टाइकून लक्ष्मी मित्तल, गोल्डमैन सैक्स एग्जीक्यूटिव रिचर्ड नोडे, यहां तक कि इजिप्शियन बिलियनियर नसीफ सवारीज भी, जो एस्टन विला फुटबॉल क्लब के पार्ट का ओनर हैं। वे सभी या तो गायब हैं या अपने बैग्स पैक कर रहे हैं। यूके की बिलियनियर काउंट 2025 में 156 पर गिर गई, सिर्फ एक साल में 165 से, रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से स्टीपेस्ट ड्रॉप। इस एक्सोडस का इमीडिएट ट्रिगर नॉन डॉम टैक्स स्टेटस नाम की चीज को एलिमिनेट करने का ब्रिटेन का डिसीजन था। 2 सेंचुरी से अगर आप वेल्दी थे और ब्रिटेन के बाहर बॉर्न हुए थे तो आप लंदन में लिव कर सकते थे, लेकिन दूसरे कंट्रीज में बनाए गए मनी पर ब्रिटिश टैक्सेस पे करने से अवॉइड कर सकते थे। ये स्कैम एग्जैक्टली कैसे काम करता था?
आप साल के 364 डेज लंदन में लिव कर सकते थे, मल्टीपल ब्रिटिश प्रॉपर्टीज ओन कर सकते थे, अपने बच्चों को सबसे एक्सपेंसिव ब्रिटिश स्कूल्स भेज सकते थे, ब्रिटिश इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विसेज यूज कर सकते थे। लेकिन जब तक आप क्लेम करते थे कि आपका डोमिसाइल कहीं और है, मे बी कोई कंट्री जहां आप डेकेड से लिव नहीं किए हैं, तो आप ऑलमोस्ट कोई ब्रिटिश टैक्स पे नहीं करते थे। कुछ लोगों में ये डेकेड्स तक किया, बिलियंस अक्यूमुलेट करते हुए, वर्चुअली कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते हुए उस सोसाइटी को जिसने उनके वेल्थ को प्रोटेक्ट और एनेबल किया। नए रूल्स सिर्फ इनकम टैक्स के बारे में नहीं है, वे इनहेरिटेंस टैक्स के पीछे भी जा रहे हैं। प्रीवियसली अगर आपने फॉरेन ट्रस्ट में मनी इन्वेस्ट किया था तो आपके बच्चे बिलियंस को कंप्लीटली टैक्स फ्री इनहेरिट कर सकते थे। अब वे नहीं कर सकते। फ्रेडरिक्सन जैसे लोगों के लिए जिन्होंने इन लूप होल्स के अराउंड अपनी पूरी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बिल्ड की थी, ये ऐसे था जैसे कसिनो ने सडनली गेम के रूल्स चेंज कर दिए हों। जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वे सिस्टम को स्क्रैप कर रहे हैं तो रिएक्शन स्विफ्ट और ब्रूटल था। फ्रेडरिक्सन ने अपना लंदन ऑफिस क्लोज कर दिया और ऑपरेशंस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मूव कर दिए। उसने चेल्सी में अपने 2125 करोड़ रुपीस की मैंशन को सेल के लिए पुट कर दिया, अपने ब्रिटिश स्टाफ को फायर कर दिया। अब आप सोच कर रहे होंगे कि गुड रिडंस, रिच पीपल को स्पेशल टैक्स ब्रेक्स क्यों मिलने चाहिए? और ऑनेस्टली ये फेयर पॉइंट है, लेकिन यहां प्रॉब्लम है जो ब्रिटेन ने अपने लिए क्रिएट की। उन्होंने अपनी पूरी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी इन लोगों को अट्रैक्ट करने के अराउंड बिल्ड की। ये ऐसे है जैसे लग्जरी शॉपिंग मॉल खोलना और उसे सिर्फ उन स्टोर्स से भरना जो बिलियनेयर्स को कैटर करते हैं। श्योर, ये बहुत पैसा बनाता है जब बिलियनेयर्स वहां शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन एक बार वे लीव कर जाएं तो आपके पास किसी और को ऑफर करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने कंसिस्टेंटली इस सिस्टम को रनिंग रखने के लिए सैक्रिफाइसेस किए हैं, अक्सर देश के रेस्ट को निग्लेक्ट करके। उन्होंने रेगुलेशंस लूज रखे हैं, क्वेश्चनेबल एक्टिविटीज की तरफ ब्लाइंड आई टर्न किया है और हाउसिंग जैसी चीजों में वाइड स्प्रेड इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया है, जिसने रेगुलर ब्रिटिश पीपल को प्राइज आउट कर दिया है। लेकिन उन्होंने खुद से कहा कि ये वर्थ इट है क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर इतना ज्यादा पैसा ला रहा है। एक्सेप्ट अब जब वेल्दी लोग लीव कर रहे हैं, ब्रिटेन डिस्कवर कर रहा है कि वे उस शॉपिंग मॉल की तरह बन गए हैं जो लग्जरी बुटीक्स और टैक्स अकाउंटेंट से भरा है। श्योर, ये बहुत पैसा बनाता है जब वेल्दी पीपल वहां शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन एक बार वे लीव कर जाएं तो आपके पास किसी और को ऑफर करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। और इफेक्ट्स ऑलरेडी फील हो रहे हैं। लंदन का लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट हैमर्ड यानी बिखर रहा है। पहले से कहीं ज्यादा एक्सपेंसिव हाउसेस सेल के लिए हैं, लेकिन कोई उन्हें बाय नहीं कर रहा। ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स 35% से ज्यादा ड्रॉप हो गए हैं और जो फ्यू सेल्स हो रही हैं वो मैसिव डिस्काउंट्स के साथ आ रही हैं। वे सभी फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म्स जो वेल्दी पीपल के मनी को मैनेज करने से अपना मनी बनाती थीं, अब उनके पास मैनेज करने के लिए बहुत कम मनी है। रियली क्रूअल आयरनी ये है कि ये एग्जैक्टली उस काइंड के वर्किंग क्लास पीपल को हर्ट कर रहा है जिन्हें फाइनेंशियल इंडस्ट्री सपोज था लिफ्ट अप करना। फाइनेंस ब्रिटेन में उन फ्यू इंडस्ट्रीज में से एक था जहां यूनिवर्सिटी डिग्री के बिना भी कोई स्टिल गेट अहेड कर सकता था, ट्रेडिंग फ्लोर से सीरियस मनी बनाने तक अपना वे वर्क कर सकता था। लेकिन जब रिच क्लाइंट्स डिसअपियर हो जाते हैं तो वो एंट्री लेवल जॉब्स भी डिसअपियर हो जाती हैं। तो अब ब्रिटेन स्टक है। उन्होंने डेकेड्स स्पेंड किए हैं एक ऐसी इकोनॉमी बिल्ड करने में जो बिलियनेयर्स पर डिपेंड करती है, लेकिन बिलियनेयर्स लीव कर रहे हैं। हाउसिंग मार्केट उन लोगों के लिए डिजाइंड है जो मिलियन पाउंड अपार्टमेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वे लोग दुबई मूव कर रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री इंटरनेशनल वेल्थ को केटर करने के लिए सेटअप है, लेकिन वो वेल्थ लोअर टैक्सेस और फ्यूअर क्वेश्चंस वाली प्लेसेस में फ्लो कर रहा है। मीनवाइल इकोनॉमी के वे सभी अदर पार्ट्स जो निग्लेक्ट हो गए थे जब सब रिच पीपल को अट्रैक्ट करने पर फोकस थे, स्टिल ब्रोकन है। ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग अभी भी स्ट्रगल कर रही है। हाउसिंग अभी भी रेगुलर पीपल के लिए अनअफोर्डेबल है। यंग पीपल अभी भी लीव कर रहे हैं क्योंकि वे गुड जॉब्स नहीं ढूंढ सकते। और अब एक चीज जो सपोजिटली इस सब को होल्ड कर रही थी, फाइनेंशियल सर्विसेज का गोल्डन गूज कहीं कम गोल्डन दिखना शुरू हो गया है। गवर्नमेंट पिवट करने की कोशिश कर सकती है, मैन्युफैक्चरिंग को रीबिल्ड करने पर या नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करने पर या हाउसिंग को अगेन अफोर्डेबल बनाने पर फोकस कर सकती है, लेकिन इसमें ईयर्स मे बी डेकेड्स लगेंगे। और इसके लिए एडमिट करना होगा कि पूरी बिलियनर्स को केटर करो स्ट्रैटेजी एक मिस्टेक थी। प्लस कोई भी पॉलिटिशियन जो फाइनेंशियल सर्विसेज से अवे मूव करने की कोशिश करेगा, इमीडिएटली जॉब्स डिस्ट्रॉय करने और ब्रिटेन को लेस कंपेटिटिव बनाने के लिए अटैक होगा। ये ऐसे हैं जैसे ब्रिटेन अदर पीपल्स मनी नाम की ड्रग का एडिक्टेड हो गया और अब वे विड्रॉल फेस कर रहे हैं।
ये स्ट्रैटेजीज उनकी अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रहा था, ये सिर्फ उन्हें पोस्टपोन या छुपा रहा था। लेकिन अब स्टॉप करने का मतलब है एक पेनफुल पीरियड से गुजरना जहां वे सभी प्रॉब्लम्स एक साथ वापस आती हैं और दूसरी साइड पर कोई क्विक फिक्स वेट नहीं कर रहा। यही हमें उस टाइनी आइलैंड पर वापस लाता है जिसका मैंने बिगिनिंग में मेंशन किया था। जब ब्रिटेन चागोज आइलैंड्स को गिव अप करता है तो ये सिर्फ ओशन के मिडिल में कुछ रॉक्स लूज नहीं कर रहा, ये उस एरा का एंड है जब ब्रिटेन दुनिया भर में पावर प्रोजेक्ट कर सकता था, जब ब्रिटिश एम्पायर पर सन नेवर सेट होता था, जब ब्रिटिश होने का मतलब ग्लोबल स्टेज पर कुछ स्पेशल था। लेकिन मे भी ये अप्रोप्रिएट है क्योंकि इकोनॉमिक एम्पायर जो ब्रिटेन दुनिया के वेल्दी को अट्रैक्ट करके बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था, वे भी क्रम्बल हो रहा है। बिलियनर्स जो इस न्यू ब्रिटिश इकोनॉमी का फाउंडेशन माने जाते थे, वे अपने एक्शन से अपना फैसला सुना रहे हैं और उनका वर्डिक्ट बिल्कुल क्लियर है। ब्रिटेन टू एक्सपेंसिव, टू ब्यूरोक्रेटिक और हैसल के वर्थ नहीं रह गया है। रियली सैड पार्ट यह है कि यह सब प्रेडिक्टेबल था। जब आप अपनी इकोनॉमी उन लोगों को अट्रैक्ट करने के अराउंड बिल्ड करते हैं जो किसी भी कंट्री के लिए पर्टिकुलरली लॉयल नहीं है, तो आपको प्रोबेबली सरप्राइज्ड नहीं होना चाहिए जब वे आपके लिए भी कोई लॉयल्टी नहीं दिखाते। जब आप ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जो टैक्सेस अवॉइड करने और रियल वैल्यू क्रिएट करने के बजाय मनी को मूव अराउंड करने के लिए लोगों को रिवॉर्ड करता है, तो आपको प्रोबेबली शॉक्ड नहीं होना चाहिए जब वे ट्रबल के फर्स्ट साइन पर अपना पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। दूसरे कंट्रीज ये होते देख रहे हैं और नोट्स ले रहे हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहां इन ब्रिटिश बिलियनेयर्स में से कई हेड कर रहे हैं। लंदन जो सर्विसेज प्रोवाइड करता था, वही प्रोवाइड करने में इनक्रेडिबली स्किल्ड हो गए हैं, लेकिन लोअर टैक्सेस, न्यूअर इंफ्रास्ट्रक्चर और मनी कहां से आया, इसके बारे में फ्यूअर पेस्की क्वेश्चंस के साथ। दुबई ने लंदन के प्लेबुक से लर्न किया, लेकिन उसे इंप्रूव किया। वे सेम टैक्स अवॉइडेंस सर्विसेज और लग्जरी लाइफस्टाइल ऑफर करते हैं, लेकिन बेटर वेदर और इवन मोर अकोमोडेटिंग रेगुलेशंस के साथ। सिंगापुर ने कंप्लीटली डिफरेंट रूट गया। उन्होंने मोर रेगुलेटेड और ट्रस्टवर्दी होकर वेल्थ अट्रैक्ट की, लेस नहीं। वे स्टेबिलिटी और डिस्क्रीशन ऑफर करके स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया बने, जबकि लंदन इंक्रीजिंगली वाइल्ड वेस्ट ऑफ यूरोप की तरह दिखने लगा। दोनों स्ट्रैटेजीज ब्रिटेन के करंट अप्रोच से बेहतर काम कर रही हैं, जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के सभी ड्रॉबैक्स लेकिन रिलायबल पार्टनर होने के कोई बेनिफिट्स नहीं लगती। ब्रिटेन को इस गेम में हेड स्टार्ट था अपनी हिस्ट्री, लीगल सिस्टम और टाइम जोन की वजह से, जो अमेरिकन और एशियन मार्केट्स दोनों के लिए वेल काम करता था। लेकिन ऐसे एडवांटेजेस फॉरएवर नहीं चलते, स्पेशली जब आप उन्हें ग्रांटेड के लिए लेना शुरू कर देते हैं। तो अब क्या होता है? शॉर्ट टर्म में चीजें प्रोबेबली बेटर होने से पहले वर्स होंगी। यहां एक्सपर्ट्स क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? लंदन 1980s के डिट्रॉइट की तरह बनेगा, लेकिन एम्प्टी पेंट हाउसेज और क्लोज्ड प्राइवेट बैंक्स के साथ। फाइनेंशियल सर्विसेज जॉब सिर्फ दूसरे कंट्रीज में मूव नहीं कर रही हैं, कई एंटायरली डिसअपियर हो रही हैं, क्योंकि एआई अब बहुत कुछ वो कर सकता है जो जूनियर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स करते थे, और सीनियर जॉब्स क्लाइंट्स के साथ दुबई और सिंगापुर फॉलो कर रही हैं। यहां तक कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने एडमिट किया है कि यह मॉडल अनसस्टेनेबल है। उनकी अपनी रिसर्च शोज करती है कि फाइनेंशियल सर्विसेज पर ओवर डिपेंडेंस पूरी इकोनॉमी को मोर वॉलेटाइल और लेस प्रोडक्टिव बनाती है। नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट जोसेफ स्टिग्लिट्स ने लंदन के मॉडल को पैरासिटिक कैपिटलिज्म कहा है। ये रियल इकोनॉमी से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करती है बिना कुछ नया क्रिएट किए। ज्यादा मिलियनियर्स लीव करेंगे, ज्यादा लग्जरी प्रॉपर्टीज एम्प्टी बैठेंगी, ज्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज जॉब्स डिसअपियर होंगी। गवर्नमेंट को प्रेशर फेस करना पड़ेगा या तो रिच पीपल को वापस विन करने के लिए टैक्सेस और भी कट करने का, या लॉस्ट रेवेन्यू को मेकअप करने के लिए बाकी सब पर टैक्सेस रेस करने का। कोई भी ऑप्शन पर्टिकुलरली अपीलिंग नहीं है। लॉन्ग टर्म में ब्रिटेन को प्रोबेबली फिगर आउट करना पड़ेगा कि एक्चुअल ब्रिटिश पीपल के लिए काम करने वाली इकोनॉमी कैसे बिल्ड करें, इंटरनेशनल बिलियनियर्स के लिए नहीं। वो मे बी इतनी बैड बात नहीं है, लेकिन ये पेनफुल ट्रांजिशन होने वाला है, और इसके लिए एडमिट करना होगा कि कुछ बहुत एक्सपेंसिव मिस्टेक्स की गईं। गुड न्यूज़ ये है कि दूसरे कंट्रीज ने शो किया है कि फ्लैग के साथ मनी लॉन्ड्रिंग सर्विस बने बिना प्रॉस्परस इकोनॉमीज बिल्ड करना पॉसिबल है। डेनमार्क को लुक करिए, उनके पास हाई टैक्सेस हैं लेकिन हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ भी है, स्ट्रॉन्ग वर्कर प्रोटेक्शंस और थ्राइविंग ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्री जो एक्चुअली रियल वैल्यू क्रिएट कर रही है। या जर्मनी, जिसने कभी मैन्युफैक्चरिंग को अबैंडन नहीं किया और आज ग्लोबल इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स को डोमिनेट करता है। ब्रिटेन उस पर फोकस कर सकता था जिसमें वो एक्चुअली गुड है, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज,
एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च और इनोवेशन। इंस्टेड उन्होंने उन लोगों के लिए फाइनेंशियल मिडलमैन बनना चूज किया जो ब्रिटेन की लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में पर्टिकुलरली केयर नहीं करते। लेकिन ब्रिटेन अकेला कंट्री नहीं है जिसने इस प्रॉब्लम को फेस किया है। कनाडा को लुक करिए, जहां चाइनीज बिलियनियर्स ने वैंकूवर हाउसिंग प्राइसेस इतनी हाई ड्राइव कर दी कि नर्सेज और टीचर्स वहां लिव अफोर्ड नहीं कर सकते। या न्यूजीलैंड, जिसे सिमिलर इश्यूज के बाद फॉरेन प्रॉपर्टी परचेजेस को एंटायरली बैन करना पड़ा। डिफरेंस यह है कि दूसरे कंट्रीज ने प्रॉब्लम को अर्ली रिकॉग्नाइज किया और कोर्स चेंज कर दिया। ब्रिटेन तब तक डबलिंग डाउन करता रहा जब तक कि बहुत लेट हो गया, उस गैम्बलर की तरह जो हर लॉस के बाद बिगर बेट करता रहता है। यह लेसन सिर्फ ब्रिटेन के बारे में नहीं है, ये उसके बारे में है कि क्या होता है जब कंट्रीज अपने ओन पीपल में इन्वेस्ट करने की बजाय ग्लोबल एलीट को अट्रैक्ट करने अराउंड अपना फ्यूचर बिल्ड करने की कोशिश करती हैं। ये रियल वेल्थ क्रिएट करने और सिर्फ मनी को मूव अराउंड करने के बीच का डिफरेंस है।